फ़लस्तीन की आज़ादी का मिशन, यहूदियों को कदम कदम पर धूल चटाने वाला, अकेला ही आलम कुफ्र से टकराने का हौसला रखने वाला, पाक धरती का एक अजीम मुजाहिद। कुफर पर लावे की तरह बरसने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर उन लोगों ने हमारे साथ ताउन नहीं किया और कोई खतरनाक सूरत हाल दरपेश हुई तो फिर आप हमारी मदद कर सकते हैं। हम लोगों ने आपस में मशवरा करने के बाद ये बात तय कर ली। चुनाचे बड और मैकनो घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो गए। इस दौरान मैं, प्रोफेसर लिजी और कैनिस इस टीले पर पहुंच गए थे। मैंने और प्रोफेसर ने राइफलें संभाल ली थी। बड और मैकनो तकरीबन 25-30 फुट आगे गए थे कि दफतन दूसरी तरफ से एक फायर हुआ और गोली बड के घोड़े का कान छूती हुई निकल गई। घोड़ा अलिफ हो गया था। मैकनो जोर जोर से हाथ हिलाने लगा, लेकिन बिलाखिर उसे भी बर्क रफ्तारी से घोड़े की पुश्त से कूद जाना पड़ा था। दूसरी तरफ से मुसलसल गोलियां चलना शुरू हो गई थी। अब इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था कि वो दोनों वापस टीले की आड़ में आ जाएं। चुनाचे वो झुके झुके घोड़ों की लगामें पकड़े हुए अंधाधुंध दौड़ने लगे। बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो गई थी, लेकिन किस्मत यावर थी कि उन्हें वापसी में किसी खतरे से दो चार न होना पड़ा। वापस आते ही उन्होंने घोड़ों को जल्दी से टीले की आड़ में कर दिया और उसके बाद राइफलें संभाल कर हमारे नजदीक पहुंच गए। दूसरी तरफ से अब अंधाधुंध गोलियां बरसना शुरू हो गई थी और हम टीले की आड़ में औंधे लेट गए थे। अगर ऐसा न होता तो हमारे जिस्म छलनी हो जाते, लेकिन हमारे दुश्मन अजीबो गरीब थे। अगर वो हमारी ताकी में थे तो कम से कम हमें इसका मौका तो दिया जाता कि हम उनसे अपने बारे में कोई गुफ्तगू करते। अगर हम उन तक पहुंच जाते तो यकीनन वो आसानी से हम पर काबू पा सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें देखते ही गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी। फायरिंग के अंदाज से मालूम होता था कि उनके पास काफी अमुनिशन मौजूद है। अब उन्होंने बाकायदा मोर्चा बंदी कर ली थी। गोलियां हमारे सरों पर से इस तरह सनसनाती हुई गुजर रही थी कि गर्दन उठाने तक का मौका भी नहीं मिल रहा था। चंद लम्हे सोचने के बाद मैंने सब लोगों को नीचे उतरने का इशारा किया। हम सब उल्टे पैरों पीछे खिसकने लगे और टीले से नीचे उतर आए। उन बदहवास दुश्मनों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि कौन हो सकते हैं। लड़कियां बता चुकी थी कि उन लोगों का ताल्लुक उनके साबिक साथियों से यानी मेथाइस वगैरह से नहीं है। दूसरी सूरत में वो फिर हमारे दुश्मनों में से हो सकते थे, जिन्हें हिदायत दी गई थी कि हमें हलाक कर दिया जाए। मगर अपनी इस कोशिश में भी उन्होंने बेवकूफ़ी और जल्दबाजी का मुजाहरा किया था। फिर भी वो तादाद में हमसे ज्यादा थे और अगर हमें घेरने की कोशिश करते तो अपने मकसद में कामयाब हो सकते थे। चुनाचे इससे कबल ही कुछ कर लेना मुनासिब था। मैंने प्रोफेसर जोनाथन से मशवरा किया और ये फैसला किया कि उन लोगों से भी भरपूर जंग की जाए। अगर हम उनकी गाड़ियां तबाह कर दें प्रोफेसर, तो उन पर खौफ तारी हो सकता है और इसके लिए मेरी ख्वाहिश है कि हम अपने वो खुसूसी हथियार इस्तेमाल करें, वरना जिस अंदाज में ये लोग हमलावर हुए हैं उससे इसका इजहार होता है कि ये हमें इसी जगह खत्म कर देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक मिस्टर अली, जैसा आप फरमाएंगे वही होगा। प्रोफेसर ने बर्क रफ्तारी से वो राइफलें जोड़ना शुरू कर दी जो इस मौका पर उन गाड़ियों को तबाह करने में कारआमद साबित हो सकती थी और जिनमें विक्स की शीशी जैसे कारतूस चलते थे। एक राइफल जोड़ने के बाद मैंने बड को इशारे से अपने करीब बुलाया और उसे इस सिलसिले में हिदायत दी। बड हमेशा का मुस्तैद आदमी था। उसने राइफल मेरे हाथ से ले ली, गर्दन खम की और फिर बर्क रफ्तारी से चलता हुआ टीले के किनारे पर पहुंच गया। यहाँ से उसने उस दूसरी पोजीशन पर पहुंचना था जहाँ से वो उन लोगों को निशाना बना सकता था। इस दौरान हम लोगों ने अपनी पोजीशन दोबारा संभाल ली थी और हमारी तरफ से भी फायरिंग का आगाज हो गया था, लेकिन हम अंधाधुंध फायरिंग करने के बजाय मोहतात अंदाज में गोलियां चला रहे थे। हमारा मकसद सिर्फ इस कदर था कि उधर से फायरिंग करने वालों की तवज्जो ज्यादा से ज्यादा हमारी जानिब रहे और बड को मुनासिब पोजीशन हासिल करने का मौका मिल जाए। थोड़ी देर की कोशिश के बाद हम बिलाखिर इसमें कामयाब हो गए कि उनकी सारी तवज्जो सिर्फ इस हिस्से की तरफ हो गई जिधर से हम फायरिंग कर रहे थे। बड ऐसे ही किसी लम्हे का मुंतजिर था। वो किसी छिलावे की मानिद अपनी जगह से उठा और बर्क रफ्तारी से उस चट्टान तक पहुंच गया जहां के बारे में उसे मैंने हिदायत दी थी। अब हमारी कामयाबी का तमाम दारोमदार बड पर था और मुझे बड की सलाहियतों पर कोई शुबा नहीं था। मैंने हाथ के इशारे से फायरिंग बंद करने की हिदायत की और हम लोग अपनी जगह से कुछ पीछे हट आए।
अचानक बड की तेज आवाज मेरे कानों से टकराई। चीफ, उनकी तादाद 25 और 30 के दरमियान है। 4 लैंड रोवर्स हैं उनके पास और अब वो लैंड रोवर्स स्टार्ट करके सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं। उनका अगला मोर्चा लैंड रोवर्स से तकरीबन 50 कदम आगे है, जहाँ से वो तुम लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। प्रोफेसर जोनाथन चंद कदम पीछे हटकर टीले से नीचे उतर आए, फिर इधर उधर देखते हुए बोले, एक वो चट्टान है जिसके अकब में पहुंचकर उन लोगों की दूसरी समत कवर की जा सकती है। मेरा ख्याल है ये कोशिश मैं करता हूँ। नहीं मिस्टर जोनाथन, ये जिम्मेदारी आप मेरे स्पुर्द कर दें, मैकनो ने कहा और फिर वो अपनी राइफल संभाल कर जमीन पर छिपकली की तरह चलता हुआ उस चट्टान की जानिब जाने लगा। उसे नहीं देखा जा सकता था। अब सूरत हाल ये थी कि मैकनो दाईं जानिब की एक चट्टान पर था, बड बाईं समत था और हम दोनों दरमियान में टीले के पीछे। मैंने चंद लम्हात कुछ सोचा। गोलियां अब भी बारिश की तरह बरस रही थी। गालबन वो लोग हमें इसका मौका नहीं देना चाहते थे कि हम भी कोई मौसर कार्रवाई उनके खिलाफ कर सकें। गोलियों की इस बारिश में वो आसानी से आगे बढ़कर हमें घेरे में ले सकते थे। बड ने इस सिलसिले में खुद ही फैसला कर लिया। एक खौफनाक गर्ज सुनाई दी और दूसरी तरफ से गोलियां चलना अचानक बंद हो गईं। बड का जोरदार कहकहा उभरा था, लेकिन दूसरी गर्ज की आवाज में वो कहकहा दब गया। ये मैकनो का फायर था जो उसने उन पर किया था। सूरत हाल का हमें कोई अंदाजा नहीं हो सका था कि उन दोनों के इन फायरों के नतीजे में क्या हुआ, लेकिन गोलियां चलना यकलख्त बंद हो गई थी और उसके साथ साथ ही इंसानी आवाजों का शोर उभर रहा था। फिर दफातन यके बाद दीगरे 2 और धमाके सुनाई दिए। मैंने इस मौका से फायदा उठाकर टीले की दूसरी जानिब जाकर देखा तो एक अजीब तमाशा नजर आया। 2 लैंड रोवर्स तबाह हो गई थी और बकिया 2 के हुड में आग लग गई थी। वो लोग सारी मोर्चा बंदी भूल गए थे और बकिया 2 गाड़ियों को बचाने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन अब बड और मैकनो ने इंतजार नहीं किया और उन पर मुसलसल फायरिंग करने लगे, जिसके नतीजे में बकिया दोनों लैंड रोवर्स भी तबाह हो गई और उन लोगों ने राय फरार इख्तियार की। जंगल की होलनाक सन्नाटे में गोलियों की आवाजें अभी तक बाज गश्त पैदा कर रही थी और धुएं के मरगोले फजा में बुलंद हो रहे थे। 4 लैंड रोवर्स तबाह हो गई थी और ये हमारी शानदार कामयाबी थी। लिजी और कैनिस कानों पर हाथ रखे घुटनों में मुंह दिए टीले के नीचे औंधी पड़ी हुई थी और उनके बदन खौफ से कांप रहे थे। प्रोफेसर जोनाथन ने भी ये मंजर देखा और इसके बाद बड और मैकनो को वापस आने के लिए कहा। अब मैदान बिल्कुल साफ था। उन लोगों में से अगर कुछ अफराद जिंदा बचे थे तो वो फरार हो गए थे। हमें हैरत अंगेज तौर पर उनके खिलाफ कामयाबी नसीब हुई थी। सब लोग एक जगह जमा हुए तो खुशी के नारे लगाने लगे। कैनिस और लिजी भी उठ खड़ी हुई थी। उनके चेहरे हल्दी की तरह जर्द नजर आ रहे थे। जोनाथन ने उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है लड़कियों। अब वो जो कोई भी थे हमने उन्हें शिकस्त दे दी है। ताहम मेरा ख्याल है मिस्टर अली कि अब हमें सामने का रुख नहीं इख्तियार करना चाहिए, बल्कि हमें सम तब्दील करना होगी। उन लड़कियों को बाहिफाजत उनकी मंजिल तक पहुंचाना भी हमारा फर्ज है और अपनी जिंदगी बचाना भी जरूरी है। आप ठीक कहते हैं, मैंने जोनाथन से इत्तफाक करते हुए कहा और उसके बाद हमने अपने घोड़े संभाल लिए। जिस रास्ते को हमने इख्तियार किया था वो हमारी मौजूदा पोजीशन से बाईं समत चला गया था और ये एक बिल्कुल ही मुखालिफ समत थी, उस समत से जिसकी निशानदही आवाज की लहरों ने की थी। लेकिन मैं जानता था कि प्रोफेसर ने अपनी जहानत से काम लेकर उसी नक्शे के मुताबिक अमल किया होगा, लेकिन राह ऐसी इख्तियार की है कि उन लोगों को धोखा हो। बकिया दिन इसी इंतजार में गुजर गया कि अब दुश्मन किस तरफ से हमलावर होते हैं। रात एक पहाड़ी इलाके में हुई थी। प्रोफेसर जोनाथन ने खामोशी से अपनी वो हैरत अंगेज मशीन निकाल ली थी और उस पर आवाज की लहरों को सुनने की कोशिशें कर रहा था। मैं, बड और मैकनो खैमा लगा रहे थे। लड़कियों ने हैरत से हमारी उन तैयारियों को देखा। वैसे इस दौरान उन्होंने बोलने की कोशिश नहीं की थी। रात को सर्दी अच्छी खासी थी। दोनों लड़कियों को एक ही खैमे में ठोंस दिया गया। बकिया 3 खैमे हमने आबाद कर लिए थे। मैंने प्रोफेसर जोनाथन के नजदीक बैठते हुए कहा, क्यों प्रोफेसर, क्या इस बदली हुई समत से हम अपनी मंजिल नहीं खो बैठे? नहीं, हरगिज नहीं। मैंने एक तजर्बा किया है, देखो क्या होता है। कोई खास बात? मैंने तजस्सुस के तहत सवाल किया। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं अली कि इन लड़कियों का हमसे मिलना बिला वजह नहीं था। इनके लिबास में ट्रांसमीटर मौजूद है और इसी ट्रांसमीटर पर उन्हें हिदायत दी गई थी कि वो हम लोगों से आ मिलें। प्रोफेसर के इस इंकशाफ ने मुझे चौंका दिया था। लड़कियों के बारे में मैं भी जरा तजब्जुब का शिकार था।
लेकिन प्रोफेसर ने जो बात बताई थी वो मेरे वहमो गुमान में भी ना थी। तो फिर क्यों ना इनसे निजात पा ली जाए प्रोफेसर। नहीं अली, जज्बाती बनकर नहीं सोचो। अगर हम उनकी जुबान खुलवाने में कामयाब हो गए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्या उनके पास हथियार वगैरह भी हैं? इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसका इलाज यही है कि तुम इनका वो सामान जो हम गार से उठा कर लाए हैं इस तरह कब्जे में कर लो कि अगर वो उस तक पहुंचना चाहें तो नहीं पहुंच सके। और ट्रांसमीटर उनके अपने लिबास ही में कहीं पोशीदा होगा, उसे हासिल नहीं किया जा सकता। वैसे मैं इंतजार करूंगा कि रात की तारीकी में वो उन लोगों से कुछ गुफ्तगू करें। ये खतरनाक हो जाएगा प्रोफेसर। अगर उन्होंने हमारी बदली हुई समत के बारे में उन्हें बता दिया तो फिर किसी भी लम्हे हम किसी और खतरे से दो चार हो सकते हैं। प्रोफेसर निचला होंठ दांतों में दबाकर गर्दन हिलाने लगा था। फिर उसने एतराफ करते हुए कहा, हाँ ये हकीकत है। तो फिर क्यों ना उनसे ट्रांसमीटर तलब ही कर लिया जाए। अभी कोई आखिरी फैसला ना करें प्रोफेसर, मैंने एक अचानक ख्याल के तहत कहा। मेरा ख्याल है उन लोगों को एक बार और ट्रांसमीटर के इस्तेमाल का मौका दिया जाए और जब वो गुफ्तगू कर रही हों तभी हम उन्हें पकड़ लें। इस तरह बात बन जाएगी। प्रोफेसर ने कोई जवाब नहीं दिया। जिस इलाके में हमने कयाम किया था वहाँ चारों तरफ पथरीली जमीन थी, ऊंचे ऊंचे टीले थे। अलबत्ता हमने ये बात खास तौर से महसूस की थी कि यहाँ रोईदगी नहीं है। कोई झाड़ी तक आसपास नजर नहीं आ रही थी। पता नहीं उसकी क्या वजह थी, लेकिन सहराए आजम में कोई भी मंजिर हैरान कुन नहीं होता। यह तो सरजमीन हैरत ही थी। हम इस मुसलसल जिद्दोजहद से जो थकन महसूस कर रहे थे उसका इजहार कोई नहीं कर रहा था, लेकिन सबके चेहरे से ये अंदाजा होता था कि अब कम से कम 2-3 दिन तक किसी जगह आराम की जरूरत है। लेकिन जगह कम से कम ऐसी तो होनी चाहिए थी जो कयाम के लिए मौजू होती। रात को हम चौकन्ने होकर लेट गए। बर्ड की ड्यूटी लगा दी गई थी, लेकिन उस वक्त बर्ड की ड्यूटी खत्म भी नहीं हुई थी जब अचानक ही जमीन पर हमारे बदन हिलने लगे। मैं भी इस वक्त गहरी नींद ही सो रहा था, लेकिन यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने सर नीचे और पांव ऊपर कर दिए हों और एकदम से चक्कर सा आया था। उसके साथ साथ ही दोनों लड़कियों की चीखें उभरी और मैं फुर्ती से खैमे से बाहर निकल आया, लेकिन अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका और इस बुरी तरह गिरा कि अगर दोनों हाथ जमीन पर ना टिक जाते तो शायद सर ही फट जाता। फजा में एक हल्की सी सनसनाहट फैल रही थी और बहुत दूर कहीं आग की सुर्खी सी झलक रही थी। मुझे अचानक ही एहसास हुआ कि कुर्बो जवार में कोई आतिशफशां मौजूद है और शायद आतिशफशानी पर आमादा है। जमीन हिल रही थी। प्रोफेसर मैकनो भी अपने खैमे में जाग गए थे, लेकिन उन्होंने उठने की कोशिश नहीं की थी। प्रोफेसर ने खौफनाक लहजे में कहा, जल्जला, खौफनाक जल्जला, लेकिन उसकी आवाज दब गई। एक हैबतनाक धमाका हुआ और फिर गड़गड़ाहट सी सुनाई देने लगी। यकीनन ये बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों के लुढ़कने की आवाज थी और फिर उसी जगह आतिशबाजी छूटने लगी जहां मैंने आग की सुर्खी देखी थी। हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, हमें यहाँ से। अभी प्रोफेसर ने इतना ही कहा था कि दफतन घोड़े खौफजदा अंदाज में चीखने लगे और सब के सब अफरा तफरी का शिकार हो गए। जल्जले का झटका रुक गया था। हम लोगों ने खड़े होकर जल्दी जल्दी सामान समेटा, घोड़ों की बागें थामी और वहां से आगे बढ़ने लगे। लड़कियों का खौफो दहशत से बुरा हाल था। उन्हें बड और प्रोफेसर जोनाथन ने संभाला हुआ था। मैकनो 2 घोड़ों की लगामें थामे हुए था, बाकी 2 घोड़ों की लगामें मैंने पकड़ी हुई थी। हम लोग तेज तेज कदम बढ़ा रहे थे। हमें खौफ था कि हम उन टीलों के दरमियान पत्थरों का शिकार न हो जाएं। दफातन फिर एक खौफनाक धमाका हुआ और फजा में गहरी धुंध फैलने लगी। गालबन आतिशफशां ने मजीद लावा बाहर उगल दिया था। हम बर्क रफ्तारी से एक समत मुतय्यन करके आगे बढ़ रहे थे। मकसद यही था कि आतिशफशां पहाड़ के इलाके से दूर निकल जाएं ताकि उसकी हशर सामानियों से बच सके। लड़कियों ने अब रोना शुरू कर दिया था। बर्ड कैनिस को तसलियां दे रहा था। प्रोफेसर जोनाथन भी खौफजदा लहजे में लिजी वाल्टर जॉन से कह रहा था कि वो हवास काबू में रखे। हम लोग काफी देर तक सफर करते रहे। घोड़ों को संभाले रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि हर धमाके पर वो बिदक जाते थे। लेकिन मैंने महसूस किया कि अब जल्जला नहीं आ रहा था, बल्कि आतिशफशानी के सबब जो धमाके हो रहे थे वही इर्ताश का बायस थे। बार बार रोशनी भी हो जाती थी और अतराफ के मनाजर नजर आने लगते थे। इस खौफनाक आतिशफशानी ने दर हकीकत मुझे भी सहमा दिया था। भरतौर हम वहां से काफी दूर निकल आए। उसके बाद हमें रोईदगी नजर आने लगी। छोटे छोटे घास के झुंड और उसके बाद दरख्तों का सिलसिला। काफी फासला तय हो गया था।
हालांकि हम घोड़ों की पुश्त पर नहीं थे। घोड़ों को तो उस वक्त काबू में रखना ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहाँ पहुंचकर हमें खासा सुकून महसूस हुआ। समझ नहीं आ रहा था कि हम कौन सी समत निकल आए हैं। सभी बुरी तरह बदहवास थे। फिर जब आगे बढ़ना मुमकिन ना रहा तो प्रोफेसर ने एक जगह कयाम करने का फैसला किया और अपना सामान वगैरह वहीं डाल दिया। इससे ज्यादा पैदल चलना मुमकिन नहीं है और हम नहीं कह सकते कि रात की तारीकी में हम कहां से कहां पहुंच जाएं। इसलिए यहीं रुककर हालात का जायजा लिया जाए। प्रोफेसर ने कहा। दूर बहुत दूर अब भी धमाके सुनाई दे रहे थे और रात की तारीकी में इस तरफ रोशनी भी दिखाई दे जाती थी। दफातन कुछ फासले पर रीछों के चलाने की आवाजें सुनाई देने लगी। हवास बाख्ता दरिंदे और परिंदे भी आतिशफिशानी से खौफजदा होकर भाग रहे थे। प्रोफेसर जोनाथन गहरी गहरी सांसें लेकर इधर उधर देखने लगा। फिर एक समत इशारा करके बोला, मेरा ख्याल है हमें उन दरख्तों की ओट में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जानवरों की गुजरगाह है। अगर खूंखार दरिंदे इस तरफ आ निकले तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने प्रोफेसर की बात से इत्तेफाक किया और अपना सामान उठाकर हम सब उस तरफ चल पड़े। रात के मलगजी अंधेरे में दरख्तों के सिर्फ हयूले ही देखे जा सकते थे। चौड़े किस्म के जाड़ जंकार नुमा दरख्त थे। हमने उनसे थोड़े फासले पर अपना सामान डाल दिया और वहीं बैठ गए। हमारे घोड़े हमसे कुछ फासले पर मौजूद थे। उन्हें आपस में रस्सियां बांधकर एक बड़े से पत्थर से बांध दिया गया था, लेकिन वो बेचारे खौफजदा थे और हमारी कोशिशों के बावजूद काबू में नहीं आ रहे थे। मैं अपनी जगह से उठकर उनके नजदीक आ गया और उनकी अयाल पर हाथ फेर कर उन्हें तसल्लियां देने लगा। बाकी लोग सब सहमे सिमटे बैठे हुए थे। इस कुदरती आफत ने सभी को खौफजदा कर दिया था। घोड़ों को थोड़ी देर तक पिचकारने के बाद मैं वापस आ गया। हमारी पुश्त पर दरख्त हमसे तकरीबन 10-12 गज के फासले पर थे। मैं सामान के नजदीक ही बैठा हुआ था कि दफातन मैंने अपने पैरों के पास कोई चीज रेंगती हुई महसूस की। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में सांप का तस्वुर उभरा। मैंने दहशतज़दा होकर पांव समेट लिए। यकीनन वो सांप ही था। एक लंबी सी लजलजी सी शय सामान के गिर्द अहाता कर रही थी। मैं उछल कर सामान पर से हट गया, लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो लजलजी सी शय सांप नहीं बल्कि दरख्तों की बुरी मुटियाली शाख है जो दरख्तों से मुंसलिक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। देखते देखते दरख्त की उस शाख ने मेरे नीचे रखे हुए सामान को अपनी गिरफ्त में ले लिया और पीछे हटने लगी। उस वक्त मेरे हलक से एक दिलखराश चीख निकल गई थी। ये हैरत अंगेज चीज मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। मेरी चीख पर दूसरे लोगों ने मेरी तरफ देखा। मैं फुर्ती से पीछे हट गया था और उसके बाद मेरी निगाहें अतराफ में भटकने लगी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि दरख्त की एक ही शाख आगे नहीं बढ़ रही थी बल्कि 4-5 शाखें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी और उनका अंदाज सांपों की तरह रेंगने वाला था। इस हैरत अंगेज मंजर को सभी ने देख लिया। कैनिस के हलक से एक दिलखराश चीख निकली और वो अपनी जगह से उछलकर पीछे जा पड़ी, लेकिन वो एक दरख्त की शाख पर गिरी थी। दूसरे लम्हे मैंने दरख्त की उस शाख को उसकी कमर की गिर्द लिपटते देखा। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे और हम खौफजदा निगाहों से दरख्तों को देख रहे थे। दफातन मैकनो ने सामान आगे को घसीटना शुरू कर दिया था। शायद वो इस सूरती हाल को समझ गया था, जबकि हम बाकी तमाम लोग उससे नावाकिफ थे। बर्ड आंखें फाड़े उन लजलेजी शाखों को हरकत करते देख रहा था और यही कैफियत प्रोफेसर जोनाथन की भी थी। कैनिस की दोबारा चीख उभरी तो हमने चौंक कर उसे देखा। अब उसकी दहशतज़दा आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी और दरख्तों की 2-3 शाखें उसके जिस्म से लिपट गई थी। यकीनी तौर पर ये खून आशाम दरख्त थे जिनके बारे में हमने पढ़ा जरूर था, मगर देखने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ था। उनकी शाखें हर जानदार को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं और इसके बाद उसका खून चूस कर उसे फेंक देती हैं। कैनिस उनकी गिरफ्त में फंस गई थी। हर चंद की मुझे मालूम हो चुका था कि उसका ताल्लुक उन खतरनाक लोगों से है जिन्हें स्टीफन ब्राकोडा का साथी कहा जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद इंसानी हमदर्दी मुझ पर गालिब आ गई। मैंने फुर्ती से अपना पिस्तौल निकाल कर दरख्त की शाखों पर फायर करना शुरू कर दिए, लेकिन मेरा निशाना कारगर साबित नहीं हो रहा था। उसी वक्त मैंने बर्ड को देखा जिसने एक लंबा चाकू निकाला और दीवानावार शाख की तरफ लपका। अकब से कुछ शाखें उसकी तरफ बढ़ी और एक शाख ने उसकी टांग को अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन इस दौरान बर्ड उस दूसरी शाख को पकड़ चुका था जो कैनिस के गिर्द अपना दायरा तंग कर रही थी। बर्ड ने लंबे चाकू की मदद से शाख पर वार करना शुरू कर दिए, लेकिन शाखें बहुत सी थी